जय हिंद, नमस्कार मित्रों। प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का, सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। आज हम अपने इस लेक्चर में आपसे चर्चा पर चर्चा करने जा रहे हैं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023 में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 में आंतरिक सुरक्षा से जो प्रश्न पूछे गए थे उनको लेकर के हम आपके साथ चर्चा पर चर्चा करें। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023 में आंतरिक सुरक्षा से 4 प्रश्न कुल पूछे गए थे। 2 प्रश्न 150 वर्ड में लिखने के लिए 10-10 अंक के पूछे गए थे और 2 प्रश्न 250 वर्ड में लिखने के लिए 250 वर्ड में रखने के लिए 15-15 अंक को पूछे गए। सामान्यतया आंतरिक सुरक्षा से प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले कई वर्षों का आप प्रश्न उठाकर देखोगे तो इस वर्ष वही रहा। तो 50 से 60 नंबर के प्रश्न आंतरिक सुरक्षा से सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न बहुत बेसिक और बुनियादी समझ से जुड़े होते हैं, जिनका लिखना आसान होता है, जिनको हम और आप डे टू डे लाइफ में उनके बारे में चर्चा पर चर्चा करते रहते हैं। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023 में एक प्रश्न पूछा गया है जो प्रश्न संख्या 9 है। आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में जन समुदाय का विश्वास बहाल करने में दिल और दिमाग जीतना एक आवश्यक कदम है। इस संबंध में जम्मू और कश्मीर में संघर्ष समाधान के भाग के रूप में सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया। मित्रों, यह बहुत ही एक अच्छा प्रश्न है कि विगत कुछ वर्षों से भारत सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या का समाधान करने के लिए लोगों का विश्वास जीतना चाहती है, लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना चाहती है, लोगों के मनोभावों को बदलना चाहती है, उनके रवैये में परिवर्तन लाना चाहती है। जब भी हम किसी का दिल जीतना चाहते हैं, दिमाग जीतना चाहते हैं, उसमें अपने प्रति एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें कहीं न कहीं उसके हितों को संरक्षित करने के लिए, उसके विकास के लिए, उसके जीवन स्तर में सुधार के लिए, उसकी समस्याओं के समाधान के लिए हमें जो है कार्य करना पड़ता। तो इन प्रश्नों की एक संक्षेप में उत्तर की हम एक रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भारत सरकार पिछले 10 वर्षों से जम्मू कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए 3 प्रकार की रणनीति अपना रही, जिसका हम नाम देंगे संवाद, विकास और सुरक्षा। भारत सरकार जम्मू कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए, लोगों का विश्वास जीतने के लिए उनके साथ संवाद भी कर रही है, बातचीत भी कर रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षात्मक कदम भी उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जैसी समस्या के संदर्भ में कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों को अधिकार प्रदान किए गए हैं, कार्रवाई करने की उन्हें खुली छूट दी गई। खुफिया व्यवस्था को, चाहे वह परंपरागत हो, गैर परंपरागत हो, इमोशनल हो, इनको प्रभावी बनाया गया। तो जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास जीतने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए, उनमें एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाने के लिए सरकार जम्मू कश्मीर में एक प्रभावी, एक अनुकूल
वहां के लोगों के लिए हितैषी सुरक्षित वातावरण का निर्माण करने पर तुली हुई है, निर्माण करने के लिए कार्य करे। तो इस दिशा में सरकार संवाद को बढ़ावा देना, इस दिशा में सरकार विकासात्मक कदम को बढ़ावा देना और इस दिशा में सुरक्षात्मक कदम को बढ़ावा देना। तो सरकार की जो रणनीति है, संवाद, विकास और सुरक्षा, सरकार लोगों की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। लोगों की आवश्यकता के लिए, उनके विकास के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनाएं चला रही है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रही है। वहाँ संवाद करके वहाँ के लोगों की समस्याओं को जानना चाहती है। खुफिया तंत्र को मजबूत बना करके वहाँ की समस्या, वहाँ के मनोभावों का आकलन कर रही है। वहाँ निरीक्षण कार्य व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाया जाए, सुरक्षा को प्रभावी किया जा रहा है। इन सब के बारे में मैंने अपनी पुस्तक भारत की आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, जो प्रभात पब्लिकेशन से प्रकाशित है, इसमें जम्मू कश्मीर की समस्या का शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किया। जम्मू कश्मीर का एक अध्याय ही बनाया है, उसमें आप इसका डिटेल अध्ययन करोगे। अब मैंने एक समरी के रूप में, एक सिनाप्सिस के रूप में इस प्रश्न को बताया कि जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल और दिमाग जीतने के लिए सरकार संवाद को भी बढ़ावा दे रही, सरकार विकासात्मक गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रही, सुरक्षात्मक गतिविधियों को, इनके माध्यम से सरकार एक अनुकूल वातावरण उत्पन्न कर रही है। लोगों की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, गुणात्मक आधारित संरचनात्मक सुविधा उपलब्ध कराना, लोगों को सुरक्षित कार्य करने का अवसर उपलब्ध कराना इत्यादि। दूसरा प्रश्न है, जो 10 नंबर का प्रश्न है, जो आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। सीमा पार से शत्रुओं द्वारा हथियार, गोला बारूद, ड्रग्स आदि मानव रहित वाहनों से उनकी मदद से पहुंचाया जाना हमारी सुरक्षा के लिए खतरा। इस खतरे से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की चर्चा कीजिए। मित्रों, यह सीमा प्रबंधन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत एक टॉपिक यूपीएससी ने सीमा प्रबंधन रखा है। तो यहाँ पर सीधे लिखा गया, सीमा पार से शत्रुओं द्वारा हथियार, गोला इत्यादि ड्रोन के माध्यम से भेजा जा रहा। अब वर्तमान में कार्य करने के तरीके, चाहे अच्छे कार्य हो या बुरा कार्य हो, उनकी रणनीति में बदलाव लाया गया है। निरंतर बदलाव हो रहा, तौर तरीके आतंकवादी भी अपने बदल रहे, दुश्मन भी बदल रहे। तो आज वर्तमान में ड्रोन जो है, एक बहुत सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भूमिका है। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि कैसे, किस प्रकार ड्रोन हमारी सुरक्षा के लिए खतरा, ड्रोन हमारी आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों कुछ। तो वर्तमान में भारत सरकार अपनी तकनीक को प्रभावी बनाकर, खुफिया तंत्र को मजबूत बनाकर, सीमा प्रबंधन को व्यवस्थित करके, सीमाओं पर आधुनिक उपकरणों की स्थापना करके या सैटेलाइट के माध्यम से, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपनी सीमा प्रबंधन को बेहतर बना रही है। इजराइल जैसे देशों के साथ भारत ने समझौता करके इजराइल से आधुनिक तकनीक को
आयात करके विदेशी ड्रोन पर नजर रखने का काम, सीमावर्ती क्षेत्रों में निरीक्षणकारी व्यवस्था को प्रभावी बनाकर सरकार द्वारा उपयुक्त कदम उठाया जा रहा। यह भी प्रश्न हमारी पुस्तक के पेज संख्या 316 317 पर आपको दिया गया है। इसके बारे में सीमा प्रबंधन के बारे में तो आपको यह बताना है कि सीमा प्रबंधन को किस प्रकार प्रभावी बनाना है, किस प्रकार निरीक्षणकारी व्यवस्था को प्रभावी बनाना, किस प्रकार हमें खुफिया तंत्र को मजबूत बनाना, किस तरह से हमें जो है इस सैटेलाइट को का उपयोग करना, स्पेस टेक्नोलॉजी को उपयोग करना, इस दिशा में भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया उनके बारे में बताना, चाहे वह विदेशों से समझौता किए गए या सीमा पर आधुनिक तकनीक की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है या योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, इनके बारे में हमें बताना। अब अगला प्रश्न हमारा आंतरिक सुरक्षा से जो पूछा गया है, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023, उनमें एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भारत द्वारा सामना की जाने वाली आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां क्या और ऐसे खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त केंद्रीय खुफिया और जांच एजेंसियों की भूमिका के बारे में। यह यूपीएससी द्वारा उपलब्ध कराए गए पाठ्यक्रमों के 2 चैप्टर्स। यह बहुत ही बेसिक प्रश्न है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा की सम्मुख चुनौतियां, परंपरागत चुनौतियां भी हैं, गैर परंपरागत चुनौतियां भी हैं, देश के अंदर से भी चुनौती है, देश के बाहर से भी चुनौती है, सीमा पार से भी चुनौती है, गरीबी भी चुनौती है, बेरोजगारी भी चुनौती है, संगठित अपराध भी चुनौती है, हवाला कारोबार भी चुनौती है, मनी लॉन्ड्रिंग भी एक चुनौती है, ड्रग पदार्थों, नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार भी एक चुनौती है, सांप्रदायिकता भी एक चुनौती है, धार्मिक कट्टरता भी एक चुनौती है, नक्सलवाद भी एक चुनौती है, बेरोजगारी गरीबी भी एक आंतरिक सुरक्षा के रास्ते। तो दूसरी तरफ जलवायु प्राकृतिक घटनाएं भी चुनौती है, जलवायु परिवर्तन भी एक चुनौती है, पड़ोसी देशों में होने वाली घटनाएं भी हमारे लिए एक चुनौती है, सीमा पार से अवैध होने वाली घुसपैठ भी हमें चुनौती है। इस संदर्भ में हमने अपनी पुस्तक भारत की आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के पेज नंबर 27 पर एक चार्ट के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा के सम्मुख विद्यमान चुनौतियों के बारे में लिखा। इसे 2 भागों में बांटा, परंपरागत चुनौतियां और आंतरिक चुनौतियां। किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने में उस देश की गुप्तचर एजेंसियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जांच एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गुप्तचर एजेंसियां आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाले नकारात्मक तत्वों के बारे में, कारकों के बारे में इनपुट उपलब्ध कराने का काम करते हैं। एक प्रभावी गुप्तचर एजेंसी समय रहते इनपुट उपलब्ध करा करके सरकार को, सुरक्षा बलों को, जांच एजेंसियों को, सेना को, स्थानीय पुलिस को जब प्रभावपूर्ण तरीके से उपलब्ध कराती है तो इससे आतंकवादी घटनाओं को या आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाले तत्वों को या अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने में मदद मिलती है। आसानी से इस प्रकार की घटनाओं को हम नियंत्रित कर ले जाते हैं। यहाँ पर 2, एक केंद्रीय खुफिया और जांच एजेंसी, यहाँ पर सूचना एकत्र करने वाली और घटना के बाद जांच कर, जैसे सीबीआई घटना के बाद जांच करती है। सीबीआई किस तरह से घटना की जांच करती है, किस तरह से तथ्यों तक पहुंचती है, किस तरह से दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करती है, दोषियों को दंड दिलवाती। वहीं आईबी या राज्य ऐसी संस्थाएं
केवल इनपुट कलेक्ट करने का काम करती है, सूचना उपलब्ध कराने का काम करती है, इनकी अलग भूमिका। वही सीबीआई हो या वही एनआईए हो, एनआईए को घटना की जांच भी करनी है, एनआईए को इनपुट भी उपलब्ध कराना होता। तो इन एजेंसियों की बड़ी भूमिका। यहाँ पर यूपीएससी के एक चैप्टर्स ने दो चैप्टर से प्रश्न पूछा गया कंबाइन। यह एक बहुत परंपरागत प्रश्न है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत में आतंकवाद के वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत और इन स्रोतों की कटौती के लिए किए गए प्रयासों को बताइए। देखो, इसमें दो पार्ट। एक पूछा गया है कि भारत में आतंकवाद को फंडिंग कहां से होती है, आतंकवाद के फंडिंग के प्रमुख सोर्सेस क्या हैं, और इस स्रोतों की कटौती के लिए, इनको रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया। प्रश्न का दो पार्ट है, पहले पार्ट में भी दो पार्ट, और इस प्रश्न का दूसरा पार्ट है सब पार्ट कि नई दिल्ली में नवंबर 2002 में जो सम्मेलन हुआ, 2022 में जो सम्मेलन हुआ था, उसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या। देखिए, भारत में आतंकवाद के फंडिंग का जो मुख्य स्रोत है, विदेशों से मिलने वाले अवैध कुछ संगठनों को चंदा, विदेशों से मिलने वाले चंदा या कुछ घरेलू स्तर पर भी मिलने वाला चंदा, हथियारों के अवैध कारोबार से फंडिंग, नशीले पदार्थों के अवैध बिक्री से मिलने वाले स्रोत या ब्लैक मनी, इस प्रकार के जो मुख्य रूप से सोर्स। हमने क्या आपको बताया कि भारत में आतंकवाद के जो फंडिंग है, विदेशों से मिलने वाला चंदा, कुछ संगठनों को समाज सेवा या धर्म के नाम पर चंदा मिलता है, वह चंदा भी हवा जो आतंक का एक स्रोत है, आतंकियों के फंडिंग के। दूसरा, नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से मिलने वाला धन, हथियारों के अवैध बिक्री से मिलने वाला धन, कबूतरबाजी से मिलने वाला धन, हवाला कारोबार से मिलने वाला धन, मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से प्राप्त होने वाला धन, या अन्य अवैध तरीकों से अवैध कार्यों को अंजाम देने के बदले मिलने वाला धन, या कभी कभी जाली नोटों के अवैध कारोबार से जो प्राप्त धन होता वह भी है। संगठित अपराध के माध्यम से भी धन प्राप्त होता, यह सोर्स है। तो भारत सरकार इन स्रोतों पर आतंकियों तक धन न पहुंचे, इसके लिए भारत सरकार अपने आर्थिक अधिनियमों को प्रभावी, हवाला कारोबार को प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित करे, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट को प्रभावी बना करके, सीमा पार से अवैध गतिविधियों को नियंत्रण करके, पूर्वोत्तर के राज्यों या पंजाब या जम्मू कश्मीर में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करके, या अपने संस्थागत अभिकरणों, प्रवर्तन निदेशालय को मजबूत बना करके, खुफिया तंत्र को प्रभावी बना करके, या विदेशों से चंदा प्राप्त करने के लिए जो विधायी अधिनियम प्रावधान थे उसमें संशोधन करके अनेक संगठनों के लाइसेंस रद्द करके, अनेक एनजीओ जो विदेशों से फंडिंग प्राप्त, उन पर नियंत्रण स्थापित करते। तो भारत सरकार ने आतंकवादियों के वित्तीय स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए विधायी और संस्थागत दोनों कदम उठाए। इसके साथ साथ वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ मिल करके सहयोग को भी बढ़ावा दिया। गुप्तचर एजेंसियों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके
संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई करना, लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करना, संगठनों की संपत्तियों को जब्त करना, लोगों की संपत्तियों को जब्त करना, एनआईए अधिनियम में संशोधन किया जाना, गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम में संशोधन करके प्रभावी करके संपत्तियों का अधिग्रहण इत्यादि माध्यमों से सरकार ने जो है आतंकियों के विरुद्ध वित्त पोषण को कम किया। फिर तो इस प्रश्न के संदर्भ में मेरी पुस्तक भारत की आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में हवाला कारोबार का चैप्टर, मनी लॉन्ड्रिंग का चैप्टर, जाली नोटों के अवैध कारोबार का चैप्टर या ड्रग्स का चैप्टर, इनको पढ़ना आपको चाहिए। फिर नवंबर 2022 में भारत सरकार की मेजबानी में आतंकवाद को लेकर के एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इस सम्मेलन में अनेक देशों की गुप्तचर एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अनुषंगी संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सहभागिता थी। इस सम्मेलन का उद्देश्य था आतंकवाद पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करना और आतंकवाद से मुक्त नए विश्व की स्थापना करना। इसको लेकर के भारत सरकार विश्व के विभिन्न देशों की एजेंसियों के साथ मिल करके कार्य करना, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग कानून को प्रभावी बनाना, आतंकी संगठनों को धन उपलब्ध कराने वाले लोगों के विरुद्ध, संस्थाओं के विरुद्ध, देशों के विरुद्ध कार्रवाई करना, ऐसे देशों को सहायता प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाना जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आतंकवाद को फंडिंग करते हैं। आतंकवाद के संदर्भ में आतंकवाद को फंडिंग उपलब्ध कराने के लिए उसके संदर्भ में सूचना मिलने पर एक दूसरे के साथ शेयर करना, अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, दक्ष खुफिया तंत्र का निर्माण करना और इसके साथ साथ प्रभावी एक्शन लेने की रणनीति अपनाई गई। तो इन प्रश्नों के जो 4 प्रश्न आंतरिक सुरक्षा को लेकर पूछे गए थे, उनकी एक सिनाप्सिस हमने आपको बताया। प्रश्न नंबर 20 और प्रश्न नंबर 19 जो है 250 शब्द में लिखना था, ये 15-15 शब्दों में थे। प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 150 शब्दों में लिखना था, जो 10 अंक के थे। इस प्रकार आंतरिक सुरक्षा से कुल आपको 50 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए, जो सामान्य दिनचर्या से, सामान्य न्यूज़पेपर से की जानकारियों पर आधारित पूछे गए। इन सबको जो मैंने अपनी पुस्तक आंतरिक सुरक्षा में विश्लेषित किया, इस पुस्तक का आप लोग अवलोकन अवश्य करें, जो आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को कवर करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आप लोगों को। आज का एक संक्षिप्त चर्चा जो थी उसको हम यहीं पर विराम देते हैं। प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने मित्रों से भी इस बारे में बताइए। धन्यवाद।